Hello students, once again I am with you in front of you with new topic central bank and its function. मनी बैंकिंग से रिलेटेड हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन समझा था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेंट्रल बैंक और इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये सेकेंड यूनिट है 12th क्लास के अंदर, मनी एंड बैंकिंग, और मैक्सिमम मार्क्स है 6 मार्क्स। ओके, so let's we start now. Central bank and its function. First of all, we have to know what is central bank. Central bank is an apex institution. Central bank एक apex institution होता है which act as a leader of money market, जो कि act करता है money market की तरह. Fine. तो and it supervise, रेगुलेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़. ये सुपरवाइज़ करता है, रेगुलेट करता है. सुपरवाइज़ करने का मतलब होता है कि ये कमर्शियल बैंक्स की सारी एक्टिविटीज़ को देखता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं. रेगुलेट करना मतलब ये कुछ गाइडलाइंस देता है जिसको फॉलो करना कमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी होता है. और इन सब के बाद में कंट्रोलिंग, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल सेंट्रल बैंक रखता है. ठीक है, इसका मेन रीज़न ये है कि कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स के साथ में के गलत ना करें, इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए किसी भी तरह की गलती ना करें, उसके लिए ये सब चीज़ें की जाती है. फाइन. इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. ये सब आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Fine. So central bank is what? Central bank is an apex institution which act as a leader of money market. पूरे मनी मार्केट का जो लीडर है वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक है. अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस. बच्चों, बेसिकली देयर आर 5 फंक्शंस. 5 मेन फंक्शंस होते हैं जो कि पूरे सेंट्रल बैंक को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं. उस सेंट्रल बैंक को डिफाइन करते हैं और सेंट्रल बैंक्स की पूरी वर्किंग को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर बेसिक फंक्शंस के अंदर आते हैं. एक तो बैंक ऑफ इशू, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये 5 मेन फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के. ठीक है, अब इंडिविजुअली हम इन फंक्शंस को पढ़ेंगे. फर्स्ट फंक्शन इज बैंक ऑफ इशू. बैंक ऑफ इशू ये सेंट्रल बैंक का एक प्राइमरी और मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. सेंट्रल बैंक, यहाँ पे इशू से मतलब है सेंट्रल बैंक हैज़ ए सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट. करेंसी नोट इशू करने की सेंट्रल बैंक के पास एक अकेले ही बैंक ऐसा होता है जिसके पास में अथॉरिटी होती है, और वो होता है सेंट्रल बैंक. ये कारण क्या है कि भाई सिर्फ सेंट्रल बैंक को ही इस तरह की सुविधा दी जाती, सभी बैंकों को नहीं दी जाती? इसका कारण है कि जो पूरी कंट्री है उसमें एक जैसी करेंसी हो, करेंसी की इलास्टिसिटी प्रॉपर बनी रहे, ना ही करेंसी का फ़्लो ज़्यादा होना चाहिए, ना ही करेंसी का फ़्लो कम होना चाहिए. सेफ्टी रिगार्डिंग इशू, और इस वजह से जब करेंसी एक ही होलसेल एक बैंक इशू करेगा तो उसके सेफ्टी के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इन इंडिया, RBI हैज़ अ सोल राइट फॉर द इशू ऑफ करेंसी एक्सेप्ट ₹1 नोट और कॉइन. ये गवर्नमेंट, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो इस 1 रुपये को, नोट को और कॉइन को इशू करती है. बाकी जितनी भी करेंसी है वो RBI इशू करता है. नेक्स्ट इज़ बैंक ऑफ द गवर्नमेंट. सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमारे बैंक कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जिस तरीके से हम हमारा पूरा फाइनेंस, अपना पैसा मैनेज कराते हैं कमर्शियल बैंक की हेल्प से, उसी तरीके से गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक होता है. सेंट्रल बैंक कैरी आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. जितने भी बैंकिंग बिजनेस हैं गवर्नमेंट के, वो सब सेंट्रल बैंक करता है. सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स और ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट. सेंट्रल बैंक सरकार की जितने भी, अगर सरकार को लोन चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेंगे. सरकार के पास में अगर पैसा है और उसे जमा करवाना है तो भी वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं. सरकार की कितनी डेप्थ है, यानी कितनी उधारी है, उस उधारी को कैसे मैनेज करना है, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज है, ये सभी चीज़ें सेंट्रल बैंक मैनेज करता है.
Central bank act as an advisor of a government. Whenever government make any decision related to the finance, it should take advice of the RBI. RBI की एडवाइस के बिना गवर्नमेंट कभी भी कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेती है. जितना भी टैक्स इट कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. जितना भी टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होता है टैक्स के थ्रू, वो सभी टैक्सेस सेंट्रल बैंक के पास में जाते हैं और सेंट्रल बैंक एक तरीके से अपने आप को गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए टैक्सेस को कलेक्ट करता है और इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड, बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइजर. बैंक जो सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक है. सेंट्रल बैंक किस तरीके से बैंकों का बैंक है और बैंकों का बैंक होके उसके कितने सारे फंक्शंस हैं, तो इसमें कुछ सब पॉइंट्स भी हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे. एज बैंकर्स ऑफ बैंक इट इज़ कस्टेडियन ऑफ कैश रिजर्व. जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास में अपना कैश रिजर्व रखते हैं. ये लीगली भी होता है. जिस तरीके से हमने मॉनेटरी मनी क्रिएशन के अंदर पढ़ा था लीगल रिजर्व रेशियो, ये उसी की ही बात हो रही है. यहाँ पर कैश रिजर्व रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास में, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स आर सपोज टू डिपॉजिट कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक. फर्स्ट फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है? जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर्स बैंक है और सभी बैंक्स अपने रिजर्व्स वहाँ पर रखते हैं. तो जिस तरीके से बच्चों देखिए, सपोज़ हमारे पास में एक बैंक है, ए, बैंक बी एंड अब इन दो बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं. सपोज़ करते हैं इकोनॉमी में दो ही बैंक हैं, तो देखिए कि एक पर्सन है जिसका अकाउंट है ए बैंक में और सेकंड जो पर्सन मिस्टर एक्स का अकाउंट है ए में और मिस्टर वाई का जो अकाउंट है वो है बी के अंदर. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, हालांकि इतने छोटे लेवल पे काम होता नहीं, बहुत बड़े लेवल पे होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक छोटा सा लिया है. तो सपोज़ अगर एक्स जो है एक्स जो है वो वाई से 10,000 रुपीज़ डिमांड करता है और जो वाई है वो एक्स से 20,000 रुपीज़ डिमांड करता है. तो जब अब ऐसा होता है कि आपके एक दोस्त आपसे 10 रुपये मांगता है और आपका दोस्त आपसे 20 रुपये मांगता है और आप उससे 10 रुपये मांगते हो, तो जनरली आप क्या करते हो? 10 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लेते हो. तो इस तरह का ही कुछ यहाँ पर आप समझिएगा. अब ये दोनों बैंक जो हैं वो सेंट्रल बैंक से जुड़े हुए हैं, रिजर्व्स हैं. तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अब यहाँ पे 10,000 एक्चुअली 10,000 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है. इसने इस बैंक का चेक किया है, इसने इस बैंक का चेक दिया, तो ये जो कैश रिजर्व से क्या हो जाएगा, ये अपने आप सेटल हो जाएगा. तो एक दिन के अंदर कितने सारे बैंक हैं, उनकी हज़ारों लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन एक दिन के अंदर होते हैं. और ये ट्रांजेक्शन जब होते हैं तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये सेंट्रल बैंक को एज ए मीडिएटर रखे किए जाते हैं. और उस दौरान जो सेंट्रल बैंक के पास में रिजर्व्स पड़े हैं बैंकों के, वो कम भी हो जाते हैं और कुछ थोड़े से पीरियड के अंदर उनको वापस उस तरीके से रिफ़िल करना पड़ता है. तो इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक एक मीडिएटर का काम करके जितनी भी स्मूथ फंक्शनिंग है मनी रोटेशन की, उसके लिए वो हेल्पफुल होता है. तो ये होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन. तो पढ़ेंगे हम इसको. सेंट्रल बैंक गिव्स कैश बैलेंस टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स. इट इज़ ईजियर फॉर अ मेंबर टू एडजस्ट देयर क्लेम अगेंस्ट ईच अदर इन द बुक्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. ईजीली वो लोग क्या कर लेते हैं, अपना इसको अकाउंट को एडजस्ट कर लेते हैं. लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब डूबते हुए को तिनके का सहारा. अगर कोई भी बैंक किसी क्राइसिस में आ जाए, किसी डिफ़िकल्टी में आ जाए, तो उसका अल्टीमेट जो सहारा होता है वो सेंट्रल बैंक होता है. तो सेंट्रल बैंक एज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीटिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑल द रीजनेबल डिमांड फॉर फंड बाय द कमर्शियल बैंक एंड इन द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी एंड क्राइसिस. ठीक है, जब डिफ़िकल्टी और क्राइसिस के टाइम आते हैं तब कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो फंड्स की डिमांड करते हैं, ठीक है, उसको कौन क्लियर करता है या कौन फुलफ़िल करता है? वो सेंट्रल बैंक करता है. इसीलिए इसे लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है. सेंट्रल बैंक सुपरवाइज, रेगुलेट एंड कंट्रोल कमर्शियल बैंक थ्रू लाइसेंसिंग. लाइसेंस की ज़रूरत होती है बैंक ओपन करने के लिए. बाद में पढ़ेंगे कितना इसमें जो इतना इजी प्रोसेस हो गया है वगैरह. ब्रांच एक्सपांशन है, तो पहले जो सेंट्रल बैंक था
वो रेगुलेटर ज़्यादा था, अब फैसिलेटर बन गया। तो ये हम हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब रिफॉर्म्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है कि लाइसेंसिंग प्रोवाइड से अपना बैंक ब्रांच एक्सपांशन करना है, लिक्विडिटी करवानी है एसेट्स की, मैनेजमेंट करना है, अमालगमेशन, लिक्विडेशन एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक। तो दीज आर द 3 मेन फंक्शंस of central bank as a bankers bank and a supervisor. Fine. Now next is custodian of foreign exchange. custodian of foreign यानी कि जितना भी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी आती है या जितनी भी यहाँ से हम फॉरेन करेंसी यानी जो पेमेंट हम करते हैं एक्सपोर्ट के थ्रू, इम्पोर्ट में जो हमारे पेमेंट्स होते हैं, करेंसी फॉरेन एक्सचेंज इज़ व्हाट, अ करेंसी अदर देन होम करेंसी। होम करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। तो सेंट्रल बैंक इज़ अ कस्टेडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड इंटरनेशनल करेंसी। सेंट्रल बैंक क्या है? इट इज़ अ कस्टेडियन ऑफ कंट्री स्टॉक ऑफ, पूरा गोल्ड जितना भी है, इंटरनेशनल करेंसीज है, उसका स्टॉक कौन रखता है? सेंट्रल बैंक रखता है। इट मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इसकी स्टेबिलिटी रखता है। तो ये जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि इस फंक्शन को किस तरीके से आरबीआई क्लियर करता है। यहाँ बस आपको थोड़ी सी पॉइंट्स जानने हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टेडियन एज ए कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या क्या सेंट्रल बैंक करते हैं। तो इट मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। By the sale in the purchase of foreign currency in a market, it maintain internal and external value of the currency. सर फॉरेन करेंसी को ख़रीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, और ये जो काम होता है ये कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, तो ये हमारा कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आता है कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे प्रोसेस को समझाया जाएगा कि किस तरीके से कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक इस रोल को कैसे प्ले करता है। अब कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में क्या समझते हैं हम लोग? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। थ्रू दिस फंक्शन द सेंट्रल बैंक अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। Central bank it control inflationary deflationary situation in a economy through various credit control measures. Credit control measures are also termed as instrument of monetary policy. यहाँ पे ये समझिए कि जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में मनी क्रिएशन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट में मैंने आपको कि अगर लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाए तो क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी जो होती है बैंक की वो हो जाती है कम। सेम अगर लीगल रिजर्व रेशियो को हम डिक्रीज़ कर दें तो क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं दोनों। ठीक है, क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाती है तो मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई का ज़्यादा बढ़ना, क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी यानी क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन का क्रिएट हो जाता है। इन्फ्लेशन अभी आप इतना ही जानिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई का मतलब आप एक टर्म याद रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एक इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। ठीक है, और अगर क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी, अब जब इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, वैसे ही इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा है तो पैसे को क्या करना है? वापस रिवर्स करना है। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? LRR को बढ़ा देगा। जैसे ही रिजर्व बढ़ेंगे बैंक्स की क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी और अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इस चीज़ को हम डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना ही जानना है कि सेंट्रल बैंक प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन करेक्टिंग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आपको
ध्यान रखनी है। तो ये जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं किससे रिलेटेड, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक से रिलेटेड। कस्टेडियन, बैंकर्स बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, बैंक ऑफ इशू। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक, इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच एक्ट एज ए लीडर ऑफ मनी मार्केट, सुपरवाइज, रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द कॉमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिजर्व बैंक इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हमने यहाँ पे पढ़ा फंक्शंस, देयर आर मेन फंक्शंस आर बैंक ऑफ इशू, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके बाद हमने पढ़ा बैंक ऑफ इशू का मतलब है नोट इशू करने की जो राइट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक सरकार का बैंक होता है। फिर हमने पढ़ा बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक जो है वो कौन है, सेंट्रल बैंक है। जो बैंक्स हमें सुविधाएं देते हैं सेंट्रल बैंक्स, उन्हीं अपने बैंक्स को भी सुविधाएं है। यानी आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि सेंट्रल बैंक इज़ अ पेरेंट एंड कमर्शियल बैंक्स आर देयर किड्स। पूरा जो मॉनिटरिंग है उनको हेल्प करना हो, चाहे उनको क्राइसिस में हेल्प करना हो, चाहे उनको रेगुलेट करना हो, चाहे उनको लाइसेंसिंग करनी हो, एवरीथिंग। जिस तरीके से पेरेंट्स आपके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रखते हैं, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक भी सारे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल रखता है। जिस तरीके से आपके पेरेंट्स जब आप गलत करते हो तो डांटते हैं, तो सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक्स को गलत करने के ऊपर डांटता भी है या पेनल्टीज भी लगाता है। लेकिन जिस तरीके से जब आपको तकलीफ होती है तो आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं, उसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं, व्हेन दे आर इन अ डिफ़िकल्टी, व्हेन दे आर इन अ क्राइसिस, सेंट्रल बैंक्स इज़ देयर फॉर देयर हेल्प। सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, जितना भी गोल्ड का स्टॉक है, इंटरनेशनल करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी करना, उसको सेल करना, परचेज करना, करेंसी की जो इंडियन करेंसी यानी हमारी जो होम करेंसी होती है उसको मैनेज करना, एवरीथिंग इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। उसके बाद में क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन हमने पढ़ा। क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन यानी मनी सप्लाई, एक्सेसिव मनी सप्लाई इज़ हार्मफुल फॉर अ इकोनॉमी एज वेल एज लो मनी सप्लाई इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अ इकोनॉमी। इसलिए मनी सप्लाई का एक बैलेंस बनाने के लिए उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो 5 फंक्शंस हैं, और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई की किस तरीके से मनी सप्लाई का कंट्रोल किया जाता है, इस चीज़ को हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना के पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं सेंट्रल बैंक के पास क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ईजी और सिंपल सा टॉपिक है। नोट्स जो आपके अंदर इसमें दिए हुए, इट इज़ टू द पॉइंट, एक्सेसिव आपको नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। थैंक यू एंड don't forget to subscribe, like and share the channels. Thank you so much. Have a nice day.